हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूटी सोसाइटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा फोर्स एंड प्रेशर। ये साहब फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिलेटेड है नाइन्थ से। नाइन्थ में जाकर भी हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। फिलहाल अभी बेसिक आइडिया लेते हैं कि यार ये फोर्स होता क्या है, ये प्रेशर होता क्या है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं अपने कोर्स की और अपने चैप्टर की किससे साहब? फोर्स से। फोर्स हम पढ़े उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। देखो, दरवाजा या डोर अगर मुझे ओपन करना है तो मैंने पकड़ा, ओपन कर दिया। मुझे क्लोज करना है, मैंने एक धक्का मारा, क्लोज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए साइकिल है, उसको खड़ी हुई है अपनी जगह, मैंने क्या किया, उस पर एक धक्का मारा, साइकिल चलने लगी। ये साइकिल खड़ी है, मैंने उसको खींच लिया, साइकिल चलने लगी। ठीक है, देख रहे हो आप, पेड़ है, ट्रीज, उनके जो लीव्स है वो क्या हिल रही, क्यों हिल रही? एयर, हवा की वजह से। ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, कोई आदमी जा रहा है, पीछे से धक्का मार दो और तेज भाग जाएगा। ठीक है, कोई आदमी बैठा हुआ है, पकड़ के खींच दो, उठ जाएगा अपनी जगह से। ये सारे काम जो है वो क्या है, क्यों हो रहे हैं? ये सारे काम इस वजह से हो रहे हैं कि इन पर कुछ ना कुछ तो अप्लाई किया जाए। वो कुछ जो है वो क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? वो फोर्स कहलाता है। अब मैंने कई बार यूज किया होगा, खींच दिया, धक्का मार दिया। तो ये खींचना या धक्का मारना मतलब पुश या पुल, ये क्या कहलाता है? ये फोर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये फोर्स कहलाता है। पुश और पुल, ये क्या कहलाता है? ये फोर्स कहलाता है। अब हम क्या फोर्स को देख सकते हैं? फोर्स क्या कोई आदमी है? नहीं। हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन हम फोर्स को नहीं देख सकते। दरवाजा बंद हुआ, आपको समझ में आ गया यार कुछ फोर्स लगा होगा, तभी ये बंद हुआ। फोर्स को देखा गया। ठीक है, पत्ते हिल रहे तो आपको समझ में आ गया हवा चल रही है, मतलब हवा उस पर फोर्स लगा रही है, लेकिन क्या फोर्स को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा। समझ में आने का, हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन फोर्स को नहीं देख सकते। अच्छा, ये फोर्स होता क्या है? हमने क्या दिया साहब? पुश और पुल। पुश मतलब धक्का देना, लिख लो, नहीं लिखो, और पुल मतलब खींचना। समझ में आ रही कहानी? अच्छा, आप जब किसी शॉप पर जाते हो तो उस पर डोर पर लिखा रहता है या तो पुश या पुल। अब अकॉर्डिंगली जो है वो करना होगा। अगर लिखा है पुश तो धक्का दे दो, लिखा है पुल तो खींच लो। लेकिन कुछ महारथी होते हैं भाई, उन्हें वही करना होता है जो करते हैं, वो धक्का देते, धक्के देते आ रहे हैं बचपन से दूसरों, तो वही वहां भी जाके करते हैं। भले उस पर क्या लिखा हो, पुश लिखा हो, दरवाजा खुलता नहीं है। तो आप समझ गए कि पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब धक्का देना। हमसे कहा जाता है साहब फोर्स यही होता है। हालांकि फोर्स की बहुत सारी अभी आगे डेफिनेशन हम पढ़ते रहेंगे कि फोर्स क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बेसिक डेफिनेशन मुझे 8th क्लास में पढ़ाई जाती है वो क्या है कि फोर्स जो है वो क्या है साहब? पुश या पुल। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? फोर्स की बात। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि फोर्स का कुछ यूनिट तो होगा। फोर्स को हम मेजर कैसे करेंगे, किस यूनिट में करेंगे? तो हम क्या देते हैं कि यार SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इज न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। अब यार ये यूनिट और ये SI ये क्या है? हमसे कहा गया कि SI यूनिट, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं।
है ना। ये SI यूनिट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यूनिट का मतलब समझते हैं क्या है यूनिट का। देखो सर, मैं अगर किसी शॉप पर जाऊं और मुझे मान लीजिए कि ऑयल खरीदना है, ठीक है, तो मैं जाकर के क्या कहूँगा कि भाई 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऑयल लीजिए। ये लीटर बोल रहा हूँ। मुझे कपड़ा लेना है तो मैं क्या बोलूँगा जाकर के भाई 2 मीटर 3 मीटर 1.5 मीटर आधा मीटर या 10 सेंटीमीटर क्या लेना है, कपड़ा है। तो ये 10 मीटर सेंटीमीटर ये सब क्या है बेटा, ये जो है यूनिट है। ठीक, मैं कोई और सामान लेने गया, मान लीजिए आप जो है वो शुगर लेने गए, अब जाकर के बोलेंगे शॉप पर भाई मुझे 1 kg या 200 ग्राम या 100 ग्राम शुगर दे दीजिए। तो ये 100 ग्राम या केजी ये क्या है, ये यूनिट है। क्या है ये यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट तो समझ में आ गया कि क्या है, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, ग्राम हुआ, यूनिट क्या है। लेकिन ये SI का मतलब क्या है? SI का मतलब बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या चीज? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI का मतलब ये। अब ये क्या है SI? देखो कुछ यूनिट ऐसे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर। मतलब कि अगर मैं इंडिया में बोल रहा हूं 1 मीटर और मैं अमेरिका में जाकर बोलूं 1 मीटर, तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो उतना ही समझा जाएगा जितना इंडिया में समझा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर 1 मीटर इतना है तो वो US में भी इतना ही होगा। वो चाइना का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल, वो मान लीजिए US में अगर इतना है तो फ्रांस में भी इतना ही होगा जितना इंडिया में, जितना US में, जितना ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह उसका मतलब जो है वो क्या रहेगा, वो सेम है। ठीक है, तो SI यूनिट का मतलब वो यूनिट जो इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेड हो। उसका मतलब इंडिया में भी उतना ही है, उसका मतलब अमेरिका में भी उतना है, उसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी उतना है, सब जगह उतना ही मतलब उसका लिया है SI यूनिट। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके हमने यूनिट्स डिसाइड कर लिए कि भाई अब से हम इनका जो SI यूनिट मानेंगे वो ये मानेंगे। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे बेसिक जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस हो गया, जैसे कि हमारा मास हो गया, जैसे कि हमारा टाइम हो गया। ये 3 बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंस, मास और टाइम, ये बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी। इनके SI यूनिट अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम अच्छा खासा बन जाए। ठीक है, इसी तरह से फोर्स है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी अपना एक SI यूनिट है। और वो SI यूनिट क्या कहलाता है बेटा, वो SI यूनिट क्या कहलाएगा, वो न्यूटन। ठीक है, वो SI यूनिट क्या कहलाएगा, वो न्यूटन कहलाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद SI यूनिट के बारे में बात हो गई। ठीक है, फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। फिर हमसे कहा जाता है बेटा कि यहां लिख दे रहे हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यार ये मतलब फिर क्या हुआ, ये फिर से एक क्वांटिटी आ गई। ये वेक्टर क्या चीज है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको और अब कर और अब डिस्कस करते हैं जरा सा वेक्टर के बारे में। हमने आपको ये बता दिया कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स कैसी क्वांटिटी साहब, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता हो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटीज को
हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्केलर क्वांटिटीज और बेटा दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जवाब, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only, ठीक है, not direction, which have magnitude only not direction। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? कहा जाता है सब दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। ठीक है, ये वेक्टर की डेफिनेशन है जो हम 8th या 9th तक पढ़ते हैं, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। अब पूरी डेफिनेशन क्या होगी वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे 8th और 9th। क्या कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाएगी? वो स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन लिख लो, अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा आपके कि ये क्या लिखा है, लिख लो डेफिनेशन, उसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं चीजों को करना है। अब इसमें एक नया टर्म आया, एक तो फिजिकल क्वांटिटी और एक आया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, जैसे अभी किसकी बात चल रही है? फोर्स की बात चल रही है, फिर किसकी बात चलेगी? प्रेशर की बात चलेगी, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या होता है ये अगर मुझसे पूछ लिया जाए, मैंने कह तो दिया यार, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन डायरेक्शन ना हो वो क्या कहलाता है? स्केलर। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है क्या? इस मैग्नीट्यूड को हम लोग कहते हैं साहब, ये मैग्नीट्यूड जो होता है ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? देखो साहब, मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कोई क्वांटिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, इससे हमें अंदाजा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 10 लीटर और मैं कहूं 100 लीटर, कौन ज्यादा होगा? आप कहोगे 100 लीटर। तो ये 10 और ये 100, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। मैं आपसे कहूं कि 10 न्यूटन का फोर्स और मैं आपसे कहूं 100 न्यूटन का फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? आप कहोगे सर 100 न्यूटन बता। कैसे बताया? 100 है तो ये 100 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो किसी चीज का मैग्नीट्यूड ये होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब वो ये हमें आइडिया देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ठीक है, ये पता चलता है किससे? मैग्नीट्यूड से। तो अब मुझे लगता है कि मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने ये लिखा 100 न्यूटन, तो ये 100 क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्वांटिटेटिव आइडिया देता है किसी क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी ज्यादा है कितनी, ठीक है। उसके बाद ये होने बात किसकी? मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैंने यहां बता दिया। अब
डायरेक्शन हम लोग सब जानते हैं कि साहब डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, दिशा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको न्यूटन मत लिखना, यहां मीटर लिख लेना, समझ गए, वरना आगे चल के रहोगे न्यूटन में क्या मतलब, इसको मीटर लिख लेना है ना, बस। ये 100 क्या है, मैग्नीट्यूड। अब समझो जरा सी बात, देखो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया और हमारा काम हो गया, वो क्वांटिटी पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो गई। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उनका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, वरना वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। समझ गए बात? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं विराट कोहली, आप समझ गए किसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा दानिश, तो आप कहोगे कौन सा दानिश? आपके मोहल्ले में 1000 दानिश मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो विराट कोहली को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उसका नाम ही काफी था, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए और बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी कि दानिश कौन सा दानिश, कहाँ का दानिश, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी चीजें। इसी तरह से फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई? बिना डायरेक्शन बताए वो चीज आधी अधूरी सी है, वो समझ में नहीं आएगा कि पूरे तरह से क्या मतलब है। जैसे कि मैं अगर बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो मैंने यहां पर सबसे एग्जांपल ये है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको एक बात समझ में आई कि यार फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। आप समझो जरा सा इस बात को। मैं आपसे कहूं कि इस शीशे या इस दरवाजे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, आप कहोगे किस डायरेक्शन में लगाऊं? 10 न्यूटन का तो मैं लगा दूंगा, बात ठीक है। मैं पुश करूं कि पुल करूं? बात समझ में आ रही है? मैं पुश करूं या पुल करूं? मैं आपसे कहूं इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, आप कहोगे ठीक है लगा दूंगा सर। ऐसे लगाना है या इसको पकड़ के ऐसे लगाना है, या फिर ऐसे यूं लगाना है साइड से, कैसे लगाना? मतलब मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वरना बात अधूरी है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, पता ही नहीं किधर लगाना है। बात क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो और डायरेक्शन की भी जरूरत हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, ऐसी क्वांटिटीज जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे स्केलर क्वांटिटी के और कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे वेक्टर क्वांटिटी। टाइम टू टाइम हम सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये लिखाता चलूंगा कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बात वहीं पर हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हमने इतना समझ लिया कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स इट, बात खत्म हुई। ठीक है, वेक्टर और स्केलर। अब मैंने यहां पर ये ब्रैकेट बना करके ये छोड़ दिया। ये आपको एक चीज मुझे और लिखानी थी जो हम आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना। जब मैं फोर्स डिस्कस करूंगा तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी। क्या है ये बात? तो हमने कह दी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात आपके 8th क्लास तक सही है। आपसे कितना लिख दो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मुझे और ऐड करनी है। वो क्या? इसमें आगे कंटिन्यू करिएगा। एंड ऑल्सो फॉलो
रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हालांकि ये बात ऊपर से गई होगी आपके, लेकिन अभी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगी आपको, आगे भी समझ में आएगी। अब आप इसको नोट करिए, फिलहाल आगे समझ में आ जाएगी, इसको नोट कर लीजिए अभी फिलहाल। एंड ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ बेसिक अलजेब्रा, ये लिख लिया। देखिए इसको नोट करो। ठीक है सर। अब मैं आपसे कहूं 2 + 2 कितना हुआ, आप कहोगे सर 4 हो गया। मैं आपसे कहूं 2 × 2, ये 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गया, एडिशन। ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। मैं आपसे कहूं 6/2, आप कहोगे कितना होगा, 3। ये क्या हो गया, डिवीजन। बात समझ में आ गई। ये रूल्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए नहीं लगते। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होगा उसके लिए मुझे एक अलग से रूल पढ़ाया जाएगा। मुझे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे एक अलग से रूल पढ़ाया जाएगा। मुझे अगर वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड नहीं कर, मुझे अगर वेक्टर क्वांटिटी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे अलग से एक रूल पढ़ाया जाएगा। वो रूल कहाँ होता है, वो वेक्टर अलजेब्रा में होता है। कहाँ होता है, वो वेक्टर अलजेब्रा में मुझे पढ़ाया जाएगा। उसके लिए अलग से रूल होते हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, इनके लिए अलग से रूल पढ़ाए जाते हैं। उन रूल्स को हम लोग बोल देते हैं, जो पूरा उनको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की खास बात ये होती है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो भी करेगी। अगर नहीं करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। आगे तो साहब ये हुआ हमारा फोर्स के बारे में कि फोर्स जो है हमारा वो क्या है, वो पुश है या पुल है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पर अगर इन सारी चीजों को लिखूं कि ये पुश है या ये पुल है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूटन। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये तीन बात है फोर्स के बारे में हमने पढ़ी। अब यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट और होता है फोर्स का, वो क्या होता है बेटा, वो होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ इज डायल या डायल। ये वो डायल वो वाली डायल नहीं है, ये यूनिट है किसका, फोर्स का। कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब ये सीजीएस यूनिट क्या है, ये वो यूनिट सिस्टम का वो यूनिट है, जैसे हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था ना। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कि यहां पर अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और मास को हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, या डिस्टेंस मत कहिए, इसको लेंथ कहिएगा। ठीक है, ये हो गया सर। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है, डायल। अब ये क्या पढ़ना है, क्या मुझे सीजीएस समझना है, बस मुझे इतना याद रखना है कि जो वन डायल होता है
वो 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बराबर, इसके बराबर होता है 10⁻⁻⁵ डाइन के बराबर। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होगा। सही, ये भी कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अब आपको देख करके पता चल रहा होगा कि बड़ा यूनिट कौन सा है, तो बड़ा यूनिट जो है वो हमारा न्यूटन होगा। तो मैं कहूंगा कि न्यूटन जो है वो बड़ा यूनिट है, किससे? डाइन। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट जो होता है फोर्स का वो डाइन होता है, और जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है न्यूटन। न्यूटन बड़ा यूनिट है, किससे? डाइन। बात समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे यहाँ पर एक चीज पढ़नी है बेटा, उसको बोलेंगे हम स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन। ये स्टेट ऑफ मोशन क्या है? कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय its speed and direction। मतलब किसी बॉडी की स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ये क्या होगा? ये मिलकर के कहलाएगा उसका स्टेट ऑफ मोशन। अ बॉडी एट रेस्ट also described its state of, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो तब भी वो क्या कहलाएगी? उसकी स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी, वेयर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन ही कहलाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि स्पीड होनी जरूरी हो, वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन ही कहलाएगी। वो कौन सी? लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी? 0। सही। तो किसी भी बॉडी की अगर उससे स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पूछा जाएगा तो वो उसकी क्या होगी? वो उसकी स्पीड होगी और डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया साहब क्या? स्टेट ऑफ मोशन। अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो मैं कहूंगा उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। बात समझ में आया? तो ये बात हुई साहब स्टेट ऑफ मोशन की। आगे हम अब फोर्स के बारे में और बातें डिस्कस करेंगे। ये स्टेट ऑफ मोशन क्यों पढ़ाया है ये अभी आगे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में।